कहानी की शुरुआत होती है साल 1864 से, जब डेनमार्क दूसरी श्लेस्विग जंग में हार जाता है। इस हार के बाद एक सैनिक जॉन जेनसन और उसका छोटा भाई पीटर जेनसन अपना बर्बाद हुआ देश छोड़कर अमेरिका की ओर निकल पड़ते हैं। समंदर पार करके दोनों एक अनजानी और नई दुनिया में कदम रखते हैं, जहां 7 लंबे साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश की। लेकिन इन सालों में जॉन के दिल में सबसे बड़ी कमी रही, उसकी पत्नी मैरी और उसका छोटा बेटा क्रेस्टन, जो अब तक डेनमार्क में ही थे। जुदाई का यह दर्द उसके दिल में गहरा जख्म छोड़ चुका था। अब साल है 1871। अमेरिका के एक रेलवे स्टेशन पर जॉन और पीटर खड़े हैं। जॉन की आंखों में खुशी साफ झलक रही है, क्योंकि इतने सालों बाद वो अपनी पत्नी और बेटे से मिलने वाला है। ट्रेन रुकती है और प्लेटफॉर्म पर मैरी और क्रेस्टन उतरते हैं। दोनों के चेहरों पर मुस्कान है। छोटा क्रेस्टन दौड़कर अपने पिता से लिपट जाता है और पति पत्नी की नजरों में सालों का प्यार झलक उठता है। जॉन गर्व से अपने परिवार का परिचय पीटर से कराता है। फिर सब घर की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन पीटर कहता है कि उसे शहर में थोड़ा काम निपटाना है और वो पीछे रुक जाएगा। इसके बाद सब लोग सफर के लिए बग्घी में बैठ जाते हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक माहौल बदल जाता है। कुछ यात्रियों को बग्घी से उतार दिया जाता है और उनकी जगह 2 डरावने और दबंग किस्म के आदमी चढ़ते हैं। इनमें से एक है पॉल डेलारू, जो कुख्यात गैंग लीडर हेनरी डेलारू का भाई है। पॉल अभी अभी जेल से निकला है और उसकी आंखों में खतरनाक नीयत साफ झलकती है। यहीं से जॉन और उसके परिवार की जिंदगी में अंधेरा फैलना शुरू हो जाता है। शाम होते होते जब पॉल और उसका साथी झपकी लेने लगते हैं, तब बग्घी के अंदर का माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। जॉन अपने बेटे क्रेस्टन को यहाँ के जानवरों के बारे में बताता है और उसे आने वाले दिनों में शिकार पर ले जाने की बातें करता है। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। अचानक पॉल मैरी से बात करने लगता है और उसे शराब ऑफर करता है। मैरी मना कर देती है, लेकिन माहौल असहज हो जाता है, क्योंकि मैरी अंग्रेजी नहीं जानती। जॉन धीरे से डैनिश में उसे कहता है कि शांति बनाए रखने के लिए ऑफर स्वीकार कर ले। मजबूरी में मैरी मान जाती है, लेकिन पॉल यही नहीं रुकता। वह बेहुदा बातें करने लगता है और कहता है कि उसकी भी एक प्रिंसेस थी, जो अब बिल्कुल चुप है, क्योंकि उसके माँ बाप को मारने के बाद वो इतनी चीखी कि सब तंग आ गए थे। फिर पॉल जॉन से पूछता है कि उसकी पत्नी का नाम क्या है। जॉन जवाब देता है, मेरी पत्नी का नाम मैरी है। धीरे धीरे पॉल और भी घटिया हरकतें करने लगता है। वह मैरी की तरफ झुककर छेड़खानी करता है और उसके कपड़ों को छूने की कोशिश करता है। यह सब देख जॉन के अंदर गुस्सा और बेचैनी दोनों बढ़ने लगते हैं। बग्घी के अंदर हालात बिगड़ते ही जॉन गुस्से में पॉल को रोकने के लिए कहता है। तभी दूसरा आदमी जॉन पर बंदूक तान देता है ताकि वो चुप रहे। माहौल बेहद खतरनाक हो जाता है। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए जॉन धीरे से डैनिश में मैरी को कहता है कि वो पॉल के कान पर काट ले। मैरी जैसे ही ऐसा करती है, अचानक अफरा तफरी मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जॉन गुंडे की बंदूक छीन लेता है। अब हालात थोड़े उसके हाथ में आ जाते हैं। जॉन अपने बेटे क्रेस्टन से कहता है कि दूसरी बंदूक उठाए, लेकिन तभी पॉल क्रेस्टन को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। पॉल जॉन को धमकाता है कि अगर उसने बग्घी से नीचे कदम नहीं रखा तो वो उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। जॉन कुछ कहने ही वाला होता है, तभी गुंडे उसे लात मारकर बग्घी से बाहर फेंक देते हैं। कुछ देर बाद जब जॉन उठता है तो सड़क किनारे उसे अपने बेटे क्रेस्टन की लाश दिखाई देती है। टूटे हुए दिल के साथ जॉन अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ता है। फिर धीरे से उसके शव को उठाकर आगे बढ़ता है। थोड़ी दूरी पर उसे बग्घी खड़ी मिलती है। जॉन क्रेस्टन के शव को जमीन पर सुलाकर कोचमैन की लाश से बंदूक निकालता है। अपने पुराने सैनिक अनुभव का इस्तेमाल करते हुए वो घोड़ों को डराने के लिए एक गोली चलाता है और फिर सटीक निशाना लगाकर एक गुंडे को तुरंत मार गिराता है। इसके बाद वो पॉल के पीछे दौड़ता है, जो जान बचाकर भाग रहा होता है। जॉन उसे पकड़ लेता है और पॉल डरते हुए रहम की भीख मांगता है। वो कहता है कि उसने किसी को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन जॉन उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। कुछ ही देर में पॉल का भी अंत हो जाता है। अगली सुबह पीटर वहां पहुंचता है। उसने रास्ते में अजीब घोड़े देखे थे और शक हुआ था। जैसे ही वो मौके पर आता है, उसे जॉन रोते हुए दिखता है और जमीन पर मैरी और क्रेस्टन की लाशें पड़ी होती हैं। इसके बाद पीटर अपने टूटे हुए भाई को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन रोते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था ये काम किसने किया। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं। दर्द और गम में डूबे हुए अब उनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं बचा। दूसरी तरफ कहानी का सीन बदलता है और नजर आता है वाइल्ड वेस्ट का एक धूल भरा कस्बा। शहर में घोड़े पर सवार हथियारबंद गुंडों का एक दल घुसता है
जैसे पूरा शहर उनका ही हो। इनका नेता है हेनरी डेलारू, जो पहले यूनियन आर्मी का कर्नल रह चुका है और अपनी निर्दयी लड़ाइयों के लिए मशहूर है। डेलारू घोड़े से उतरकर सीधे कस्बे के मेयर नाथन कीन के पास पहुंचता है, जो यहाँ का पादरी और अंतिम संस्कार करने वाला भी है। गुस्से से भरे डेलारू को पास के इलाके में मिले 2 मरे हुए आदमियों के बारे में जवाब चाहिए। मेयर घबराते हुए कहता है कि कस्बे के किसी आदमी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी तक किसी को यह अंदाजा नहीं है कि मरे हुए आदमियों में से एक डेलारू का भाई पॉल डेलारू है। डेलारू आदेश देता है कि लाश को साफ रखो, ताकि जब उसकी प्रिंसेस उसे देखे तो शराब की बदबू ना आए। फिर वह खुलेआम सबके सामने धमकी देता है, कातिल को दोपहर तक पकड़ो, वरना मैं सजा के तौर पर 2 निर्दोष लोगों को मार दूंगा, और अगर मेयर चुनेगा नहीं तो मैं 2 नहीं बल्कि 4 को मारूंगा। अपने इरादे और डर को और गहरा करने के लिए डेलारू बाइबल की कसम खाकर कहता है कि उसे बदला चाहिए, और जल्द ही अपनी धमकी पूरी करने के लिए वो 2 शिकार चुन लेता है। एक बुजुर्ग महिला मिसेस बरोव्स्की, जो कस्बे में गन शॉप चलाती है, और एक अपाहिज आदमी जिसके दोनों पैर नहीं हैं। दोनों अब मौत के लिए तैयार किए जा रहे हैं। पूरा कस्बा खामोश खड़ा देख रहा होता है। तभी डेलारू बिना झिझक उस अपाहिज आदमी को गोली मार देता है। पास ही खड़ा उसका पोता वोइचेक बरोव्स्की अपनी दादी मिसेस बरोव्स्की को गले लगाकर रोता है। वो बहादुरी से प्रार्थना करती हैं कि भगवान डेलारू की बुरी आत्मा को माफ कर दे, लेकिन डेलारू बेरहमी से उन्हें भी गोली मार देता है। उसकी प्यास यहीं खत्म नहीं होती। अपनी ही पत्नी की आंखों के सामने वो तीसरे निर्दोष को भी मार देता है, और जरा भी पछतावा नहीं दिखाता। अब कस्बे के लोग पूरी तरह डर चुके हैं। शेरिफ मैलिक सबको शांत रहने और दखल न देने की चेतावनी देता है। डेलारू अब खुलेआम सुरक्षा के नाम पर वसूली बढ़ा देता है। वह कहता है, अब हर महीने $160 चाहिए, तभी तुम सब जिंदा रहोगे। डरे हुए लोग मजबूरी में हामी भर देते हैं। इसी बीच पॉल की मौत के बाद उसकी विधवा भाभी मैडलिन, जो गूंगी है, कब्र के पास खड़ी रहती है। डेलारू उसे दिखावे की ठंडी सांत्वना देता है। दूसरी तरफ जॉन और पीटर अपनी प्रिय मैरी और क्रिस्टन को दफनाते हैं। उनके दिल में गम के साथ साथ अब बदले की आग भी भड़कने लगती है। दोनों भाई कस्बा छोड़कर पश्चिम की ओर निकल पड़ते हैं। उनकी निशानेबाजी इतनी बेहतरीन होती है कि रास्ते में कई लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन इसी वजह से शक भी बढ़ता है कि शायद इन्हीं भाइयों का हाथ पॉल की मौत में हो सकता है। जब वो ब्लैक क्रीक कस्बे पहुंचते हैं तो कोई जाकर शेरिफ को खबर दे देता है। उसी समय वॉइचेक बरोव्स्की जॉन और पीटर से कहता है, डेलारू ने मेरी दादी को मार डाला। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस कातिल का सामना कर सकें। शहर के हालात और बिगड़ते जा रहे थे। जॉन अपनी जमीन बेचने की कोशिश करता है और इसके लिए वो मेयर कीन से मिलता है, लेकिन मेयर उसे आधे दाम की ही पेशकश करता है। वह बहाना बनाता है कि डेलारू के नए टैक्स और धमकियों की वजह से जमीन की कीमत गिर गई है। तभी जॉन को पता चलता है कि जिस आदमी को उसने मारा था वो और कोई नहीं बल्कि पॉल डेलारू था। मजबूरी में जॉन अपनी जमीन कम दाम पर बेचने के लिए मान जाता है। कीन उसे समझाता है कि पैसे को जूते में छुपा कर रखे, क्योंकि बाहर भूखे लोग घूम रहे हैं। जॉन जैसे ही बाहर निकलता है, उसे चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। माहौल बहुत तनावपूर्ण था और जॉन समझ गया कि यहां से निकलना आसान नहीं होगा। वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक शेरिफ सामने आकर उस पर गोली चला देता है। गोली जॉन को घायल कर देती है और वो घोड़े से गिर पड़ता है। मौका मिलते ही शेरिफ और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं और कैदी बना लेते हैं। दूसरी तरफ डेलारू अपने आदमियों के साथ एक मीटिंग कर रहा होता है और उसके पास मेलीन भी मौजूद रहती है, जो उसके भाई की विधवा है। यहाँ स्टैंडर्ड अटलांटिक ऑन एल कंपनी के लोग उन्हें ढेर सारा पैसा थमाते हैं और चेतावनी देते हैं कि उसकी हिंसा अब काबू से बाहर जा रही है। असलियत ये निकल कर आती है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ब्लैक क्रीक को पूरी तरह अलग कर दिया है, जिससे शेरिफ मैलिक के पास कोई मदद नहीं बची। कंपनी की चाल साफ थी, ये इलाका तेल से भरा हुआ है और वो डेलारू से जबरदस्ती जमीन कब्जवाना चाहती है। इसी बीच जॉन का भाई पीटर भी पकड़ा जाता है, लेकिन पकड़ने से पहले वो जमकर मुकाबला करता है। बाद में शेरिफ मैलिक जॉन से गंभीर बातचीत करता है। वो कहता है, पीटर को जाने दो, उसने डिप्टी मार्शल का जबड़ा तोड़ दिया है। लेकिन सुनो जॉन, तुम्हारी मौत ही हमें वक्त दिला सकती है। डेलारू और भी लोगों को मारेगा, लेकिन अगर तुम खुद को उसके हवाले कर दो तो शायद फेडरल गवर्नमेंट तक मदद की खबर पहुंच जाए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कस्बा खामोश और भारी माहौल में डूबा होता है। शेरिफ मैलिक जॉन को डेलारू की गैंग के हवाले कर देता है,
और जैसे ही वो लोग उसे घसीट कर ले जाने लगते हैं, डेलारू का साथी आगे बढ़कर जॉन के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है ताकि उसे और अपमानित किया जा सके। जॉन को कसकर एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया था। उसे डेलारू के हेडक्वार्टर के बाहर जलती हुई धूप में अकेला छोड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद डेलारू अपनी भाभी मेलीन के साथ वहां पहुंचता है। जॉन गुस्से और दर्द से भरा हुआ सीधे मेलीन से कहता है कि तुम्हारे पति ने ही उसके बच्चे को मार डाला और उसकी पत्नी पर जुल्म किया। लेकिन जॉन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही डेलारू आगे बढ़कर उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है और कहता है, जल्दी ही सबको पता चल जाएगा कि तुम असल में कितने मजबूत सिपाही हो। डेलारू की चाल बहुत ही बेरहम थी। उसने जॉन को वहीं धूप में बांधकर छोड़ दिया, बिना खाना पानी के, ताकि वो धीरे धीरे तड़प कर मर जाए। समय बीतता गया, ऊपर से सूरज आग बरसाता रहा और गिद्ध उसके ऊपर मंडराने लगे। लेकिन हालात और भी बुरे तब हो गए जब वहां मेयर कीन पहुंचा। पहले तो लगा जैसे वो मदद करने आया है, मगर उसने तो जॉन के जूते और उसमें छुपाए पैसे चुरा लिए। इतना ही नहीं, वो डेलारू को उसके पहले नाम से पुकार कर दोस्ताना अंदाज में बात करने लगा। इससे साफ हो गया कि मेयर और डेलारू पहले से ही मिलकर चाल चल रहे थे। दूसरी तरफ जेल में हालात बदल रहे थे। शेरिफ मैलिक चर्च गया हुआ था और उसी दौरान जॉन का भाई पीटर भागने की तैयारी कर रहा था। पीटर जॉन जितना सीधा नहीं था, वो दिमाग से बहुत चालाक था। उसने वहां पहरा दे रहे डिप्टी को भड़काने के लिए ताने मारने शुरू कर दिए। तेरे मुंह पर तो मैंने अच्छा खासा वार किया था। अब देख, ऐसी शक्ल के साथ तुझे औरत तो मिलने से रही, अगर मिली भी तो उसे संभालने के लिए तुझे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। उसकी इन बातों से डिप्टी का गुस्सा और बढ़ गया और पीटर की चाल कामयाब होती नजर आने लगी। सही मौका देखते ही उसने पहरेदार को बेहोश कर दिया और वहां से भाग निकला। दूसरी तरफ डेलारू के ठिकाने पर एक और कड़वी सच्चाई सामने आई। डेलारू अपने भाई पॉल की मौत का गम मनाने की बजाय अब उसकी विधवा मेलीन को अपनी जायदाद समझ रहा था। मेलीन के चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे और उसकी आंखों में डर झलक रहा था। लेकिन डेलारू जबरदस्ती उसे अपने साथ रखता है और उसे धोखा देकर सपने दिखाता है कि वो एक दिन न्यू ऑर्लियंस की क्वीन बनेगी। मगर मेलीन के लिए ये कोई भविष्य नहीं था, ये तो बस कैद थी। उधर रात को मूसलाधार बारिश में जॉन अब भी खंभे से बंधा पड़ा था। उसका शरीर भीग चुका था और वो बेहद कमजोर हो गया था। तभी आखिरकार उसे मदद मिलती है और वो निकल भागता है। भागते वक्त उनकी भिड़ंत डेलारू के दो आदमियों से हो जाती है, लेकिन पीटर तुरंत गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन उनकी भागने की कोशिश पर डेलारू के गुंडों की नजर पड़ जाती है। सब घोड़े लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। धूप और भूख प्यास से जॉन का शरीर इतना थक चुका था कि वो घोड़े से गिर पड़ा। तब पीटर ने तुरंत उसे एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा दिया और खुद चारा बनकर दुश्मनों को अपनी तरफ खींच लिया। सुबह जब जॉन की आंख खुली तो वो प्यास और भूख से बेहाल था। उसने छोटी सी जगह पर जमा गंदा पानी पिया, लेकिन उसकी राहत डर में बदल गई जब उसने देखा कि डेलारू का एक आदमी घोड़े के पीछे घसीटता हुआ पीटर की लाश लेकर जा रहा है। इसी बीच डेलारू के बेस पर भी सब कुछ बदल गया। तिजोरी खाली थी और मेलीन गायब। असल में वो तेल के पैसे लेकर भाग चुकी थी और रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। भारी बैग थामे हुए वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी, उम्मीद में कि ये जिंदगी छोड़कर कहीं नई शुरुआत कर सके। लेकिन तभी डेलारू के गुंडों ने मेलीन को चारों तरफ से घेर लिया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। तभी डेलारू खुद वहां आ पहुंचा और बिना कुछ सोचे सीधे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन मेलीन भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने टूटे होंठों से थूककर डेलारू के चेहरे पर फेंक दिया। ये देख डेलारू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो उसी वक्त उसे मार डालना चाहता था। मगर उसका सबसे भरोसेमंद आदमी बीच में आ गया और बोला कि मेलीन अभी उनके काम आ सकती है। इसी वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन अब वो पूरी तरह डेलारू की कैद में थी। दूसरी तरफ जॉन सूखी और बंजर जमीनों से गुजरते हुए ब्लैक क्रीक पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात मिसेस विस्लर से होती है, जो एक सख्त और हथियारबंद जमींदारिन थी। जब प्यास से बेहाल जॉन उसके कुएं पर पानी लेने गया तो मिसेस विस्लर ने डराने के लिए गोली चला दी। लेकिन जॉन इतना कमजोर और प्यासा था कि उसने गोली की परवाह ही नहीं की और सीधे कुएं तक पहुंच गया। मगर कुएं में पानी की जगह काला चिपचिपा तेल भरा हुआ था। जैसे ही मिसेस विस्लर ने जॉन को पहचाना, उसने बंदूक नीचे कर दी और उसे अपने घर बुलाकर खाना और साफ पानी दिया। वहीं उसने बताया कि डेलारू की हिंसा का शिकार उसका पति भी हो चुका है। रात को जॉन मेयर कीन के घर पहुंचता है।
हाथ में बंदूक लिए उसने डर से कांपते मेयर से अपने जूते और चोरी हुए पैसे वापस लिए। फिर सख्ती से पूछताछ की तो उसे पता चला कि कीन ने मिसेस विस्लर की जमीन भी हड़प ली थी। जब कीन झूठ बोलने की कोशिश करता है तो जॉन उसे खुले ताबूत में लेटने पर मजबूर करता है। डर से कीन की रूह कांप उठती है और आखिरकार वो सच उगल देता है। उसने जमीन के सारे कागजात डेलारू को सौंप दिए थे ताकि वो पूरे कस्बे पर कब्जा कर सके। इसके बाद जॉन मिसेस विस्लर की पुरानी दुकान पर गया, जहां अब उसका पोता वॉयज काम संभाल रहा था। वहां से जॉन ने गोलियां, बारूद और ज्वलनशील तेल जैसी जरूरी चीजें उठाईं। साथ ही उसने वॉयज से कहा कि वो तुरंत शेरिफ मलिक को बता दे कि डेलारू और मेयर मिलकर पूरे कस्बे को लूटने की साजिश कर रहे हैं। असल वजह वही काला तेल था जिस पर डेलारू का भरोसा था कि आने वाले समय में उसकी कीमत हजारों गुना बढ़ जाएगी। अगली सुबह जॉन ने अपनी योजना शुरू की। उसने मेयर कीन की लाश को ताबूत में डालकर जाल बिछाया। जब डेलारू ने ताबूत खुलवाया तो वह हैरान रह गया और अपने आदमियों को उसे जला देने का हुक्म दिया। उसी समय वॉयच ने बाहर अलाव जलाया ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए और वह छिपकर गोलियां चलाने लगा। वॉयच बहादुरी दिखाते हुए छत पर चढ़ गया और वहां तेल और बारूद रखा, लेकिन लकड़ी की आवाज से एक गुंडे को उसकी मौजूदगी पता चल गई। वह ऊपर गया और वहां बंधी हुई मेलिन को देख लिया। वॉयच ने तुरंत गोली चलाई और उसे घायल कर दिया, मगर नीचे खड़े एक और गुंडे ने जवाब दिया और वॉयच को गोली मार दी। वॉयच मर गया और वो गुंडा हंसते हुए सिगरेट जलाने लगा। उसे ये पता ही नहीं था कि जमीन पर पहले से तेल फैला हुआ है। जैसे ही उसने माचिस जलाई, वहां आग भड़क उठी। शोर और आग देखकर जॉन वहां दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि एक गुंडा मेलिन को घसीटते हुए बाहर ला रहा है। जॉन ने तुरंत बंदूक उठाई और उसकी टांग में गोली मार दी। गुंडा चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही डेलारू जॉन को खत्म करने वाला था, तभी अचानक मेलिन आ गई। उसने हिम्मत दिखाते हुए डेलारू पर गोली चला दी और वहीं उसका अंत कर दिया। जॉन जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसने देखा कि मेलिन ने उसकी जान बचा ली है। इसके बाद दोनों आमने सामने खड़े हुए और कुछ पल तक एक दूसरे पर बंदूक ताने रहे। माहौल बहुत तनाव भरा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने अपनी बंदूकें नीचे कर दी। अब दोनों समझ चुके थे कि उनका असली दुश्मन खत्म हो चुका है और उनकी लड़ाई एक ही थी। तभी शेरिफ मलिक अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। उसने जॉन को कस्बा बचाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन मेलिन को देखकर सख्त हो गया। तभी जॉन ने साफ कह दिया कि मेलिन अब उसकी सुरक्षा में है। मजबूरन मलिक पीछे हट गया। आखिरकार शांति लौट आई। जॉन और मेलिन घोड़ों पर सवार होकर दूर निकल गए। दोनों के लिए यह एक नई शुरुआत थी, जहां दर्द, इंसाफ और जिंदा रहने की लड़ाई ने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया था। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।